जय मां सारे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अलका मिश्रा। मैं आप सभी का अशोका आईएएस एकेडमी में हार्दिक अभिवादन करती हूँ। फ्रेंड्स, कल हम यूपीपीसीएस मेंस के लिए क्लास शुरू किए थे और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन What you do today। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आपने उस दिशा में कौन से कदम बढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपको प्रतिदिन उस दिशा में थोड़े थोड़े कदम जरूर बढ़ाने चाहिए और यही आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो फ्रेंड्स, आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी का सोशियोलॉजी के वर्ड में पुनः मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पेपर फर्स्ट को देख रहे थे। इसमें हम पार्ट ए को देखेंगे और हमने कल टॉपिक फर्स्ट को देखा था और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि जो हमारा समाज है समाज शास्त्र है वो सरल नहीं है। जो समाज शास्त्र है वो सरल नहीं है, वह जटिल है। और यह कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त काम्टे। और ये जो हायरार्की ऑफ साइंसेस है, विज्ञानों का संस्करण, इस पुस्तक में उन्होंने अपने इस सिद्धांत में इन्होंने इससे प्रमाणित करने का प्रयास किया है। हम इसे पढ़ेंगे जब हम अगस्त काम्टे को पढ़ेंगे। इन्होंने बताया था कि जो मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट रैंक है और जो सोशियोलॉजी है उसकी जटिलता इतनी अधिक होती है, समाजशास्त्र की जटिलता इतनी अधिक है कि उन्होंने इसे 6वां स्थान दिया था। पहले स्थान पे वो मैथमेटिक्स को रखते हैं, दूसरे पर एस्ट्रोनॉमी को, and then physics, chemistry, biology and सबसे लास्ट में सोशियोलॉजी को देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो मानव व्यवहार का, उसकी अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसलिए चूंकि मानव की जो प्रवृत्तियां हैं वो फ्लक्चुएटिंग नेचर की हैं, बदलती रहती हैं, और इस कारण से समाजशास्त्र एक जटिल विज्ञान है। जबकि मैथ में 4 into 4 हमेशा 16 होगा और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपको किसी भी देश में, किसी भी काल में, यानी काल और समय का, इस पे काल, देश, समय, किसी चीज का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने समझा था कि समाजशास्त्र जटिल है और ये हमारे कौन कह रहे हैं? अगस्त काम्टे, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है। फ्रेंड्स, हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी को कल देखा था और इस क्रम में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे जिनके कारण हमें लग रहा था कि समाजशास्त्र की जरूरत है, हमें समाजशास्त्र नामक नए विषय की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र क्या है? फ्रेंड्स, जो समाजशास्त्र है, इंग्लिश में इसे सोशियोलॉजी कहते हैं। ये 2 शब्दों से मिलके बना है, सोशियो प्लस लॉजी। जो सोशियो शब्द है ये सोसाइटस वर्ड से बना है और ये जो सोसाइटस वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है समाज। इसका अर्थ होता है समाज। और ये जो लॉजी है ये ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से लिया गया है, लोगस वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन,
इसको शास्त्र या फिर विद्या। इस प्रकार से जो समाजशास्त्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, समाज और शास्त्र। चूंकि यह हिंदी में अनुवाद है इसलिए हम इसे इंग्लिश में देखते हैं। ये सोशियो प्लस लॉजी से बना हुआ है और जो हमारा सोशियो है वो लैटिन भाषा के वर्ड सोसाइटस से आता है एंड जो लॉजी है ये ग्रीक भाषा के लोगस वर्ड से आता है। और इस प्रकार से ये समाज का अध्ययन करने वाला या फिर समाज का ऐसा विद्या जो समाज का अध्ययन करता है, इस प्रकार का ये शाब्दिक अर्थ देता है। तो फ्रेंड्स ये रहा समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। सोशियो प्लस लॉजी और सोशियो जो है सोसाइटस वर्ड से बना है और ये सोसाइटस जो है लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है समाज, और लॉजी लोगस शब्द से निकल के आया है जो कि ग्रीक भाषा का है और इसका अर्थ हो गया शास्त्र। तो इस प्रकार से जो शब्द बन के हमारे सामने आता है वह होता है समाज शास्त्र। इस प्रकार जो समाज का अध्ययन करने वाला विद्या, अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है। फ्रेंड्स समाजशास्त्र का जो नाम दिया गया 1838 में, सोशियोलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं अगस्त काम्टे, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे द्वारा इस वर्ड को दिया जाता है। फ्रेंड्स उसके पहले उन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। इसे हम बाद में भी थोड़ा सा जब हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी को देखेंगे तो उसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी हम इतना ही देखते हैं कि 1838 में जब अगस्त काम्टे इस वर्ड को देते हैं समाजशास्त्र को, तो उसके पहले भी उन्होंने इसका सोच रखा था और इसका नाम इन्होंने पहले सामाजिक भौतिकी रखा था, लेकिन बाद में सामाजिक भौतिकी इन्हें उपयुक्त नहीं लगा और इन्होंने समाजशास्त्र नामक शब्द दिया। फ्रेंड्स कुछ विद्वानों को इस पर आपत्ति हुई कि समाजशास्त्र जो शब्द है उपयुक्त नहीं है और कुछ विद्वानों ने इस पर आपत्ति दर्ज किया। इन विद्वानों में एक प्रमुख विद्वान है जॉर्ज स्टुअर्ट मिल। जॉर्ज स्टुअर्ट मिल जो है जॉर्ज स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि यह दो भाषाओं की अवैध संतान है। समाजशास्त्र को कहते हैं कि यह दो भाषाओं की अवैध संतान है, इसलिए यह उपयुक्त शब्द नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स बाद में जो हमारे विद्वान आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया। उन्होंने सावयवी सिद्धांत के आधार पे समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया और जो सोशियोलॉजी जो शब्द है इसकी उपयुक्तता को सिद्ध किया और इनकी जो पुस्तक है उसका भी नाम उन्होंने सोशियोलॉजी रखा। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम इन्होंने सोशियोलॉजी रखा। फ्रेंड्स ये जो अगस्त काम्टे ने जिस बुक में दिया इस सोशियोलॉजी का नाम, उसका नाम पॉजिटिव फिलॉसफी के रूप में हम सभी जानते हैं। फ्रेंड्स आपको जब आंसर लिखते हैं तो इन चीजों को मेंशन करना चाहिए। बुक का नाम यदि आप मेंशन कर देते हैं तो आपका आंसर जो होता है वह कुछ मार्क्स अधिक गेन कर सकता है, स्कोरिंग होने लगता है। तो आपको जो राइटर है, जो थिंकर है, उनके जो कभी भी चीजों को लिखिए आंसर में तो थिंकर से चीजों को जोड़ के लिखेंगे। अगर उन्हें कोट करते जाएंगे
तो आपकी उत्तर जो है प्रमाणिक होती जाएगी। तो जो कुछ भी आप सोशियोलॉजी में कहिए तो वहां पे किसी थिंकर को जोड़ दीजिए और आपका आंसर प्रमाणिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने कहा कि समाजशास्त्र जो है दो अवैध भाषाओं की संतान है, यह उचित नहीं है। लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, वो समाज का जो है क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और अपना एक पुस्तक लिखते हैं और उसका नाम सोशियोलॉजी देते हैं और इस पुस्तक में वो सोशियोलॉजी शब्द की उपयुक्तता को उचित ठहराते हैं, उसे सिद्ध करते हैं कि यह बिल्कुल उचित है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ सोशियोलॉजी। अब हम देखेंगे व्हाट इज सोशियोलॉजी के क्रम में इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम इसकी प्रकृति को देखेंगे, इसके पर्सपेक्टिव को जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, इसको डिटेल में जाते हैं। उसके पहले इस पर थोड़ी निगाह दे लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि उद्भव क्या है। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस डेट को हुई, एक क्या डेट है, उसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, उसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में 1838 से ही शुरू हुआ, तो यह एक नवीन विज्ञान है और आप जानते हैं कि इसके तहत वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है हमारे समाज का। तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र के उद्भव से संबंधित कुछ धारणाएं हैं, कुछ विद्वानों के बीच में धारणाएं हैं और इसमें 3 प्रमुख धारणाएं हैं। इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। इसमें विश्लेषण की एक ऐसी पद्धति है जो ये कहता है कि मानव जो चिंतन था वो निरंतर होता रहा है। मानव चिंतन जो है प्रारंभ काल से ही शुरू रहा है। वो कहता है कि इसमें, और इस जो विश्लेषण की पद्धति है, इसमें जो समाजशास्त्र का जो उदय है, इसका विकास है, इसको जो प्राचीन काल की जो चिंतन परंपरा है उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। और इसमें जो प्रमुख विद्वान है वो है वार्नश एवं टैब एवं टिमेरोफ, वार्नश एंड टिमेरोफ। ये कहते हैं कि जो मानव चिंतन की जो परंपरा है वो अखंडित नहीं रही है, वो प्रारंभिक काल से रही है। और वो कहते हैं कि जो मानव जो चिंतन करता है 1838 से सिर्फ समाज के बारे में सोचना नहीं शुरू किया है, वह प्रारंभ काल से ही समाज के बारे में सोचना शुरू किया है और समाजशास्त्र उसी का एक पार्ट है। वो कहते हैं कि हम इसे ग्रीक, रोम, इंडिया और चाइना के जो प्रमुख विद्वान हुए हैं इसमें हम, या फिर अरब देशों में, इनमें हम समाजशास्त्र के उदय को चिन्हांकित कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र का जो उदय हुआ है वो सामाजिक जीवन के विश्लेषण के और विषय जैसे हैं इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन, अर्थशास्त्र और जो कुछ भी प्राकृतिक विज्ञान में चल रहा है उसी की कॉन्टिन्यूटी के रूप में हम सोशियोलॉजी को देखते हैं। सोशियोलॉजी को हम अचानक रूप से नहीं मान सकते हैं, ऐसा कहता है एक जो फर्स्ट जो विश्लेषण पद्धति है, जो एनालिसिस करते हैं कि समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ होगा। तो उनमें एक प्रमुख विद्वान है वार्नश एंड टिमेरोफ। वो कहते हैं कि जो मानव जीवन की जो
मानव की जो चिंतन प्रक्रिया है वो अखंडित नहीं खंडित ना होके अखंडित है, वो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे हम अरब के देशों में, रोम में, भारत में, चाइना में जो संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, उस दौर में हम इसे देख सकते हैं। और ये जो सामाजिक विज्ञान के अन्य जो विद्या खंड हैं, जैसे इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि के जो क्रम है, उसी का जो उत्तरोत्तर क्रम है समाजशास्त्र है। इसे हम अलग रूप में नहीं देख सकते हैं। जो सेकेंड धारा है यानी सोच है, सेकेंड स्कूल मान सकते हैं, ऐसे लोग हैं, विचारक हैं जो द्वितीय कैटेगरी में आते हैं, दूसरी वर्गीकरण में जिनको रखा गया है, वो थियरी एंड फैक्ट एनालिसिस पर जोर देते हैं। इनमें है प्रमुख रूप से मॉर्टन, R.K. मॉर्टन, आपने नाम सुना होगा। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को अपने थियरी पे यानी सिद्धांत पे ही और उसके विश्लेषण पे ही जोर देना चाहिए। उसके जो समाजशास्त्र के जो तथ्य हैं उसके विवेचना पर जोर देना चाहिए, उसको सिद्धांतों पे ही जोर देना चाहिए। इतिहास के बारे में जानने की क्या जरूरत है? इतिहास को, समाजशास्त्र को इतिहास को जानने की जरूरत नहीं है, जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे इतिहास को ढूंढने के प्रयास नहीं करना चाहिए, उसकी उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए। ये कौन कहता है? ये मॉर्टन कहते हैं। मॉर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्र को इतिहास की उलझनों में नहीं फंसना चाहिए। इतिहास कब शुरू हुआ, क्योंकि कोई एक निश्चित जो है डेट इसकी फिक्स नहीं की जा सकती है, तो समाजशास्त्र को उपयोगी बनाने के लिए, समाजशास्त्र विषय की उपयुक्तता को सिद्ध करने के लिए इससे सिर्फ थियरी और फैक्ट के एनालिसिस पर, जो सिद्धांत हैं, जो तथ्य हैं, उनके विश्लेषण पे ध्यान देना चाहिए, न कि इतिहास पर कि कैसा इतिहास रहा, कब शुरू हुआ, किसने कब क्या किया। इन चीजों से बच के इसके जो थियरी है, इसके फैक्ट है, इसके एनालिसिस पे जोर देना चाहिए। जो थर्ड कैटेगरी आती है विद्वानों की, विश्लेषकों की, वो कहते हैं कि इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर ऑफ यूरोप इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए जिम्मेदार है। इनका कहना है कि जो यूरोप है उसकी तत्कालीन आर्थिक एवं जो सामाजिक जो तत्व हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं और वही समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा कि 3 धाराएं हैं विश्लेषण की, समाजशास्त्र की उत्पत्ति की विश्लेषण की 3 धाराएं हैं। पहली धारा जो है वार्नर्स एंड टिमेरोव की है। इसके प्रमुख विद्वान हैं, वो कहते हैं कि मानव चिंतन की परंपरा जो है निरंतर चली आ रही है, यह अखंडित है और हम इसे विभिन्न सभ्यताओं के रूप में ग्रीक, रोम, चाइना, इंडिया में देख सकते हैं, यहाँ की सभ्यताओं के रूप में। और ये कहते हैं कि हिस्ट्री जो इतिहास है, राजनीतिक शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इन्हीं सब जो सामाजिक विज्ञान के तत्वों की जो उत्तरोत्तर जो विषय के रूप में समाजशास्त्र है, न कि एक अलग से कोई विषय है। दूसरा जो है इसके प्रतिपादक मॉर्टन है, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र को इतिहास की उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए, इसे सिद्धांतों और तथ्यों के विश्लेषण में ध्यान देना चाहिए। एक तीसरा जो विश्लेषण की धारा है वो कहता है कि यूरोप की ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति थी जिसने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया। फ्रेंड्स, इस जो ये थर्ड धारा है, इसको
अधिक महत्व दिया गया है, इससे मान्यता अधिक दी गई है और इसे साइंटिफिक आधार पर सिद्ध किया गया है कि इसकी उत्पत्ति में यूरोप की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियां जिम्मेदार है। फ्रेंड्स, जो 18वीं शताब्दी थी, इसमें यूरोप की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिस्थितियां थी, वो विशेष रूप से योगदान दे रही थी सोशियोलॉजी के उद्भव में। कैसे कि अब क्या हो रहा था, यहाँ पे राज्य और समाज की उत्पत्ति में जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था वहां पे, फ्रेंड्स हम इसे देखेंगे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर आगे हम इसे देखेंगे। तो जो दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इसमें माना जाता है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में कि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो क्या होता है कि ऐसी यूरोप में ऐसी सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जो राजा के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत है उस पर उनका विश्वास कम हो जाता है, वो खारिज कर देते हैं एक प्रकार से। और उन्होंने माना कि जो मानव जो है अपने प्रयासों से बहुत कुछ कर लेता है, तो इनका विश्वास मानवीय प्रयत्नों पर गया कि मनुष्य को अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और इसी समय इंग्लैंड में जो राजा हैं, इनका अधिकार कम होता है। इंग्लैंड के राजा का अधिकार कम होता है। यहाँ पे संसद की व्युत्पत्ति होती है। यहाँ पे संसद नामक नई प्रकार की एक इंस्टीट्यूशन का उभार होता है और संसद का जो है अधिकार बढ़ जाता है और राजा का जो अधिकार है इंग्लैंड के, वो कम हो जाता है। उसी समय फ्रांस में राज्य क्रांति होती है, फ्रांस की राज्य क्रांति होती है। अब देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, कारखानों पे आधारित नवीन अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आती है, नगरों का विकास होता है, तथा समुदाय में जो पहले दमनात्मक शक्तियां काम करती थी, समाज को दमन करने का काम करती थी, जो दमनात्मक शक्तियां हैं वो कम होती हैं, समाज के दमन करने वाली शक्तियां कम होती हैं, इनका ह्रास होता है। अब मानवीयता को, मानवीय गुणों को प्राथमिकता दिया जाता है और इन सब के कारण अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन होते हैं। अब राजतंत्र के वो स्थान पे लोकतंत्र का आविर्भाव होता है। जो भूमि और कृषि आधारित व्यवस्था थी, जो भूमि एवं कृषि आधारित व्यवस्था थी, उसकी जगह पे उद्योग का स्थान आ जाता है। कृषि एवं जो भूमि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, इसकी जगह पर औद्योगिक व्यवस्था का उदय होता है। लोग गांव में से शहरों की ओर जाने लगते हैं या फिर दूसरे देशों की ओर जाने लगते हैं, जिधर इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन होता है, जहां पे बड़े बड़े उद्योग लगे होते हैं, कारखाने लगे होते हैं, तो लोग उधर मूव करते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो परंपरागत जो सामुदायिक संबंध है, उस पर भारी दबाव पड़ता है और उसके कारण उसमें बहुत सारी परिवर्तन आता है। अब क्या होता है कि जब जो व्यवस्था पहले थी सामुदायिक भावना पे जो पहली व्यवस्था थी, वो अब व्यक्तिवादिता को व्यक्तिवादिता की ओर मूव करने लगती है। अब सामुदायिक भावना के आधार का जो आधार होता है
वह कमजोर हो जाता है। अब वो धीरे धीरे कम होने लगता है और व्यक्तिवाद जो है हावी होने लगता है। और फ्रांस की जो राज्य क्रांति होती है, इसके कारण हमारे पास 3 अनमोल रत्न निकल के आते हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ये 3 अनमोल रत्न दुनिया के सामने बंधुत्व। तो ये 3 जो नए तत्व निकल के आते हैं और इन्होंने पूरी दुनिया की रूपरेखा एक तरह से बदल देगी। आगे आप इसे देखेंगे, इन 3 चीजों ने पूरी दुनिया में किस प्रकार से परिवर्तन किया और यह किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। हम इसे बाद में लिंक करके देखेंगे और किस प्रकार से यह पूरी दुनिया में जो मानव का जो व्यक्तिगत जो उसका प्रभाव होता है उसको स्थापित करने का प्रयास करता है। यह मानव मात्र के लिए, पहले मानव जाति के लिए होता है, यानी वो सामुदायिक तौर पे चीजें होती हैं। लेकिन जब स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की जब धारणा आती है तो मानव के व्यक्तिगत जीवन को महत्व दिया जाने लगता है। तो इस प्रकार से राज्य क्रांति के कारण जब फ्रांस की राज्य क्रांति होती है तो इसमें एक नए प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न होती है। इसी समय करीब करीब प्राकृतिक विज्ञानों का भी विकास हुआ रहता है और उसका प्रभाव सामाजिक विज्ञान पे पड़ता है। और इस प्रकार से हमने पहले भी देखा था कि इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि के क्रम में समाजशास्त्र उत्तरोत्तर क्रम में उसका एक प्रकार से उसका लघु भाई, छोटा भाई हो जाता है, उसके बाद का हो जाता है। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व एवं जो आर्थिक प्रणाली है वहां की भूमि एवं कृषि, उसमें बदलाव देखते हैं। लोगों के सामुदायिक जीवन में बदलाव आता है। जो इस प्रकार से जो संस्थाएं हैं, समाज में जो संस्थाएं हैं पूर्व में निर्धारित, उनमें परिवर्तन आता है। जो समाज की जो संरचना है उसमें व्यापक परिवर्तन आता है। तो हम इन चीजों को देखेंगे। फ्रेंड्स, हम ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी में एक एक करके जो 4 जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जिन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया, जो यूरोप की जो 4 क्रांतियां हैं जिन्होंने यूरोप के सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया, हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें है कॉमर्शियल रेवोल्यूशन यानी वाणिज्यिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांति, थर्ड है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। फ्रेंड्स, ये जो दोनों क्रांति हैं ये 18वीं शताब्दी के पहले की क्रांति है। ये 14 से लेके 18 के बीच में माना जाता है, 18th सेंचुरी। लेकिन ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, इन दोनों रेवोल्यूशन में इन दोनों क्रांतियों का भी अहम योगदान है। इसलिए माना जाता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति इन दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति का समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान तो है ही, लेकिन हमें जो वाणिज्यिक क्रांति है और वैज्ञानिक क्रांति है इससे भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
इसने भी समाजशास्त्र की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए हम किसी एंगल को नहीं छोड़ेंगे। किसी भी एंगल से यदि कोई क्वेश्चन पूछता है, भले ही अभी तक नहीं पूछा गया हो, लेकिन यदि कोई पूछ दे कि वाणिज्यिक क्रांति किस प्रकार से जिम्मेदार है समाजशास्त्र की उत्पत्ति में, या फिर किस प्रकार से वाणिज्यिक क्रांति के योगदान को चिन्हांकित किया जा सकता है, या फिर वैज्ञानिक क्रांति के बारे में ऐसा पूछ दे, या फिर ऐसा पूछ दे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में फ्रांसीसी क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति का तो योगदान रहा ही है, लेकिन इसमें कुछ और तत्व हैं जो पूर्व से आ रहे थे, जो यूरोप को पूर्व से निर्धारित कर रहे थे। उन कारकों को चिन्हांकित कीजिए कि कौन ऐसे कारक थे जो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति को एक जो पुशअप देने का काम किए थे, उनको चिन्हांकित कीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन को भी जानना है। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके कमर्शियल रेवोल्यूशन को और साइंटिफिक रेवोल्यूशन को भी जानेंगे। उसके बाद हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। अब जो बोटोमर है, ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। ये कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि जो बौद्धिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और सामाजिक परिस्थितियां जो उत्पन्न होती है, सामाजिक परिस्थितियों में हमने देखा कि यूरोप की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, और उसी प्रकार से ये कहते हैं कि कुछ बौद्धिक परिस्थितियां भी हैं जिसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे लोग आते हैं, विद्वान आते हैं, और जो दर्शन होता है उसका विकास होता है, और इन दोनों ने मिलकर समाजशास्त्र को जन्म दिया। इसको महत्वपूर्ण रूप से समाजशास्त्र की आवश्यकता को उभारा और इस प्रकार से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। इसमें बौद्धिक और सामाजिक दोनों कारक निश्चित रूप से सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये सोशियोलॉजी को हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, और इसी क्रम में जो हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है उसमें सेंट साइमन, जो कि अगस्त कांटे के गुरु हैं, इन्होंने पहले समाजशास्त्र की विचारधारा रखी थी। हम इसे देखेंगे कि कैसे इन्होंने रखा था, और फिर इसे अगस्त कांटे ने उनकी उसी धारणा को आगे बढ़ाया, उनके अपने गुरु के विचार को आगे बढ़ाया, और सोशियोलॉजी नामक ये नए विज्ञान का सृजन हुआ, और हम उसे आज पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम कमर्शियल रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अच्छे से देखेंगे। हम उसके बाद डेफिनेशंस को देखेंगे सोशियोलॉजी के किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, और सोशियोलॉजी में क्या कुछ झगड़े हैं आपस में विद्वानों के, उस पर भी एक छोटी सी नजर डालेंगे। हम सोशियोलॉजी के स्कोप को देखेंगे, हम पर्सपेक्टिव को देखेंगे। तो इस प्रकार से हम सोशियोलॉजी को पूरी तरह से क्रम बाय क्रम क्रमबद्ध रूप से पढ़ते जाएंगे। आज हमने सोशियोलॉजी के उत्पत्ति के कारणों को देखा। हमने देखा कि 3 धाराएं हैं, जिसमें पहली धारा मानव चिंतन की निरंतरता से संबंधित है, दूसरी धारा मर्टन की है, और वो कहते हैं कि इतिहास के झंझट में क्या पड़ना, हमें तो समाजशास्त्र के सिद्धांत और तथ्यों के विश्लेषण पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा धारा जो कहती है कि यूरोप की ऐसी जो परिस्थितियां थी, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, जिन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ऐसी 4 प्रकार की क्रांतियां हैं जिन्हें हम चिन्हांकित कर सकते हैं। इसमें से पहली 2 क्रांति 14वीं शताब्दी या उसके पहले से ही शुरू हो जाती है, और बाकी 2 क्रांति 18th सेंचुरी के आसपास होती हैं, जिन्होंने पूरे समाज को व्यापक रूप से बदला है। तो फ्रेंड्स, क्लास में आप सभी आए,
आप सभी ने क्लास को बड़े मनोयोग से देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और जो कोई भी आपका प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए और आज आपने जो पढ़ा उस पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। प्रश्न आप चाहें तो अपने आप से भी कोई बना सकते हैं या फिर मैं जो प्रश्न दे रही हूँ इसे भी लिख सकते हैं। आप लिखने का कोशिश जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा की सफलता आपके लिखावट पर ही निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स आज आप लिख सकते हैं क्वेश्चन की समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार तत्वों का निर्धारण करें। समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार तत्वों का निर्धारण करें। आज चूंकि हमने थोड़ा सा देखा है और एक प्रकार से ओवरव्यू लिया है, अभी हम समाजशास्त्र को डीपली यानी गहराई में नहीं समझ पाए हैं, इसलिए हम उतना गहराई से नहीं लिख पाएंगे। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, धीरे धीरे आप ऐसी आदत बनाए रखेंगे तो आपकी पकड़ मजबूत बनती जाएगी और आप देखेंगे कि आप जो जो समाजशास्त्र को पढ़ते जाएंगे आपकी परिपक्वता, आपकी समझ बढ़ती जाएगी और आप निश्चित रूप से सफल होंगे और आपको सब कुछ आसान हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।